और आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले खबर दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत फिलहाल देने से इनकार करते हुए केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी केस में अंतरिम जमानत पहले ही मिल चुकी है। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, इसलिए वो अभी तक जेल में है। जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 23 अगस्त तय की गई है। हालांकि सिंघवी ने कोर्ट से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। तो अंतरिम जमानत फिलहाल अरविंद केजरीवाल को नहीं दी गई है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा गया है और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त तय की गई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निपुण, बताइए मतलब विस्तार से क्या हुआ आज कोर्ट में? सीबीआई को जवाब देना है और 23 तारीख को अब अगली सुनवाई। बिल्कुल, 23 तारीख को सीबीआई को बताना है कि उसने जो गिरफ्तारी की वो कानूनन कैसे सही है, क्योंकि देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि कानूनन कोई गलती नहीं है। भले वो न्यायिक हिरासत में थे ईडी वाले मामले में उस समय, और अगर सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो सीबीआई का अपना केस है, अपनी जांच है भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाई कोर्ट ने यह कह दिया था कि अगर आपको जमानत चाहिए तो आप लोअर कोर्ट जाइए, सीधे आप हाई कोर्ट से जमानत नहीं मांग सकते हैं। केजरीवाल ने लोअर कोर्ट जाने की बजाय, ट्रायल कोर्ट जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट आने का रास्ता चुना और अपनी गिरफ्तारी को जो चुनौती हाईकोर्ट में दी थी वही चुनौती यहां पर दोहराई है, ये कहते हुए कि मुझे ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिलने वाली थी, उससे पहले सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया ताकि मैं जेल में ही रहूं। कोर्ट ने कहा ठीक है, हम सीबीआई से जवाब मांगेंगे, सुनेंगे कि क्यों गिरफ्तार किया, आपकी गिरफ्तारी सही है या गलत है, लेकिन अभी हम आपको तुरंत कोई राहत नहीं देने जा रहे। 23 अगस्त को हम सुनवाई करेंगे। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ कहा कि मैं अंतरिम जमानत की भी मांग कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, स्वास्थ्य कारण समेत तमाम कारण हैं। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा हम आपको कोई अंतरिम जमानत नहीं देने जा रहे हैं, 23 अगस्त को सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए निपुण सहगल। तो फिलहाल अंतरिम जमानत वाली राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। इस मामले में अगली सुनवाई अब 23 अगस्त को होगी। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। हम सब जानते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश में पूरी जांच को सीबीआई को ट्रांसफर किया है। लेकिन क्या परिस्थिति थी, क्या ऑब्जर्वेशंस है, रेशियो क्या है इस जजमेंट का कि ये इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना पड़ा? और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती,
क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी। और अब आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी। सबसे पहले, कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना यह अनिवार्य है। यह हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, द स्टेट पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। पहला तथ्य, क्या ऐसा हुआ जब यह जघन्य अपराध किया गया तो दुख की बात यह है कि एफआईआर नहीं करी गई, बल्कि पुलिस ने यह कहा कि अननेचुरल डेथ केस। ऐसा क्यों? क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दलील कोर्ट में है, इस पे ध्यान दीजिएगा, पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको एक फोन कॉल पहले आया और इस फोन कॉल में उनको बताया गया कि आपकी बेटी, जिसने रात में ही अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से बात करी है, उसकी तबीयत खराब है। यह पैरा 13 में है और मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि कैसे पूरे इस मामले को रफा दफा करने की साजिश ममता बनर्जी ने ही रची और जो अपराधी हैं उनको बचाने का कार्य कर रही थी। मैं वो लाइन पढ़ देता हूं। द पेरेंट्स वुड स्टेट दैट एट अबाउट 10:53 AM ऑन ऑगस्ट, ममता बनर्जी, निर्ममता बनर्जी, बीजेपी आक्रामक तरीके से ममता बनर्जी की घेराबंदी करते हुए ये कहते हुए कि कोलकाता में जो महिला डॉक्टर रेप और हत्या का मामला है, वहां आरोपी को बचाने के लिए खड़ी नजर आ रही है ममता बनर्जी। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकवादियों की घेराबंदी कर रखी है और बड़ी खबर यह कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये जो मुठभेड़ है, इस मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी बताया जा रहा है घायल हो गए हैं। एक आतंकवादी भी घायल हुआ है। कल शाम 7 बजे के करीब डोडा का पटनी टॉप इलाका, यहां जंगल में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यह सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू हुआ और तब से यह एनकाउंटर चल रहा है। यहां से आतंकवादियों के कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। सेना के एक अधिकारी घायल हुए हैं। एक आतंकवादी के भी घायल होने की खबर है। अभी का अपडेट क्या है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद है। अजय, बताइए अभी क्या ताजा जानकारी मिल रही है? देखिए, ताज़ा जानकारी ये है कि ये जो पत्नी टॉप और जो उधमपुर और डोडा के जो पहाड़ हैं, उनके बीच जो बॉर्डर लाइन है, वहाँ पर ये आतंकी छिपे हुए थे, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई और अब वहाँ सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। एक बुरी खबर, जैसे आपने बताया रोमाना, कि एक सेना का अधिकारी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक आतंकी को भी इस मुठभेड़ में जो है वो घायल हुए, उसको गोली लगी है और अब ब्लड ट्रायल्स को वहाँ फॉलो किया जा रहा है। इसके बाद वहाँ पर अतिरिक्त
डिप्लॉयमेंट भी की गई है और पूरे जो जंगल का इलाका, क्योंकि काफ़ी घना जंगल का इलाका है, वहाँ पर जो है वरिष्ठ अधिकारी भी पहुँचे हैं, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ की, और पूरी निगरानी की जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि इन्हीं जंगलों में ये आतंकी छिपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए अब लगातार एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आतंकी जो हैं उनके पास हथियार है, क्योंकि जैसे एक M4 कार्बाइन मैगजीन जो है, M4 कार्बाइन जो है वो मिली है सुरक्षा बलों को। तो माना यही जा रहा है कि आतंकियों के पास जो है घातक हथियार हैं, और कुछ हथियार आतंकियों के छूटे भी हैं एक जगह पर, जो सुरक्षा बलों ने वहां से बरामद किए हैं। फिलहाल अपडेट यही है कि पूरे जंगल को घेर लिया गया है, और जंगल में व्यापक पैमाने पर तीनों तरफ से जहां ये जंगल लगता है, चाहे वो रामबन का जिला हो, उधमपुर का हो या डोडा को हो, वहां से सुरक्षा बलों को रश किया गया है और पूरे इलाके को घेर कर अब वहां व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो छिपे आतंकी हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए जबाशू। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इस बीच में बता दूं आपको, जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों सेना पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, उसी को लेकर सरकार अब एक्शन में है। इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बड़ी बैठक कर रहे हैं इस समय। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, डीजीएमओ और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हाई प्रोफाइल बैठक चल रही है सुरक्षा के मद्देनजर। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल इस वक्त मौजूद हैं। जी मनोज्ञा, बताइए। रमाना, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बड़ी बैठक है और खासतौर से जम्मू कश्मीर के मद्देनजर जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं उस पर नजर। और पिछले 2 दिनों में आतंकवादियों के या तो गुट हो या फिर उनके इलाके हो या फिर सेना पर हमले की बात हो, इन सारी गतिविधियों को लेकर ये गंभीर बैठक चल रही है। एक बात और बता दें कि पिछले कुछ दिनों में, खासतौर से पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद सिर उठाता दिख रहा है, उसके बाद ये बैठक और कल, क्योंकि 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर या उसके पहले क्या इस तरह की कोई बड़ी मुहिम को अंजाम देने की साजिश हो रही है, उसको किस तरह से खत्म किया जा सके, इस पर बैठक हो रही है। आने वाले दिनों में चुनाव भी अनाउंस होने की बात हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो क्या इन स्थितियों के बीच में वो कितना संभव होगा, इसका फैसला भले ही चुनाव आयोग करे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों से गो अहेड बहुत जरूरी होगा। इन सभी पर मंथन इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में साउथ ब्लॉक में ये बैठक हो रही है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल यहां पर देते हुए। बहुत शुक्रिया आपको मनोज्ञा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों सेना पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, उसी को लेकर अब एक्शन में है सरकार। खबर ये मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, डीजीएमओ और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हैं। मनोज्ञा, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? मनोज्ञा अभी हमारे साथ नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कल एक तो 15 अगस्त की तारीख है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया था 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने हैं, तो इसीलिए ये बड़ी चुनौती है और इसी के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर ये एक महत्वपूर्ण बैठक जो खुद राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बाहुबली अनंत सिंह की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। अनंत सिंह AK-47 केस में हाईकोर्ट से बरी कर दिए गए। साक्ष्य के अभाव में हाईकोर्ट से बरी किया गया है अनंत सिंह को। आप जानते हैं अनंत सिंह के घर से AK-47 बरामद हुई थी, लेकिन अब साक्ष्य के अभाव में हाईकोर्ट से अनंत सिंह को बरी कर दिया गया है। बाहुबली नेता हैं अनंत सिंह, बिहार की राजनीति में दबदबा है अनंत सिंह का, और ऐसे में अब बाहुबली अनंत सिंह, जिनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। अनंत सिंह, जिनकी पत्नी से लेकर बेटा तक सब सक्रिय राजनीति में है, अनंत सिंह को हाईकोर्ट से बरी कर दिया गया है। AK-47 वाला ये केस, जिसमें ये बड़ी राहत अनंत सिंह को मिली है और साक्ष्य के अभाव में हाईकोर्ट से ये राहत अनंत सिंह को मिली है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, हाईकोर्ट से AK-47 वाले मामले में बरी हो जाना कितनी बड़ी राहत और किस रूप में सियासी तौर पर इस खबर को देखा समझा जाए? देखिए, अनंत सिंह को बहुत बड़ी राहत मिली है। AK-47 और घर से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के मामले में उनको बरी कर दिया गया है। AK-47 मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। आज शाम या कल तक वो बाहर आ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के समय 20 दिन के लिए वो पैरोल पर आए थे। पैरोल समाप्त होने के बाद वापस पटना के ब्योर जेल चले गए थे। आज उनके लिए और उनके परिवार के लिए बड़ी खबर आई है। अब देखिए, आज शाम या कल सुबह वो कितने बजे निकलते हैं। और देखिए, जहाँ तक सियासत की बात है तो मोकामा में उनकी अच्छी पकड़ है। जब उनकी विधायकी की सदस्यता गई तो उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी नीलम देवी जीती। तो सियासत के भी एक बड़े नेता हैं
लेकिन बाहर आना उनके समर्थकों के लिए भी एक बहुत अच्छी और राहत भरी खबर है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए शशांक। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी बीजेपी में लगातार अंदरूनी कलह की बात सामने आ रही थी और इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हार की समीक्षा के लिए मंथन भी खूब हुआ। बवाल तब बढ़ा जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने यह कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब इसी विवाद को लेकर एक नई खबर है। खबर यह कि 3 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को यूपी में बीजेपी के जो हालात हैं उसके बारे में जानकारी दी। केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में हार की वजह भी बताई। अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। अभिषेक, इस मीटिंग में और क्या क्या हुआ, अंदर की खबर क्या है? देखिए, बहुत ही अहम मुलाकात है विवेक। यूपी के डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, और केशव मौर्य इसके पहले आपको याद होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। केशव मौर्य लगातार ये कहते आ रहे हैं कि संगठन बड़ा है। वो ये बात हाईलाइट करते आ रहे हैं कि संगठन को उचित सम्मान मिलना चाहिए। और यूपी में लगातार एक बात ये भी सामने आ रही थी कि जो हार हुई है लोकसभा चुनाव में, उसकी एक बड़ी वजह असहयोग रहा है और सरकार, खासतौर पर जो नौकरशाह हैं, उनसे नाराजगी की बातें सामने आई हैं। तो केशव मौर्य ने जमीनी सिचुएशन की जानकारी दी है पीएम को। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी की हार की जो मुख्य वजह हैं उसको सामने रखा है और 2027 का क्या रोड मैप होना चाहिए वो बात भी उन्होंने सामने रखी है। देखिए, केशव मौर्य के घर पे लगातार विधायक मिलने आ रहे हैं और विधायक अपनी बात कह रहे हैं, संगठन के लोग अपनी बात के जो फीडबैक केशव मौर्य को मिला है वो फीडबैक भी केशव मौर्य ने पीएम तक पहुंचाया है। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि संगठन और सरकार के बीच का जो सामंजस्य है वो नहीं है, तो उसकी क्या वजह है, सरकार की ओर से क्या क्या कोशिशें होनी चाहिए जो नहीं हुई हैं। दूसरी वजह नौकरशाही को लेकर के है। नौकरशाही की जो दिक्कतें आ रही हैं, जो कार्यकर्ताओं का असंतोष है वो आ रही हैं। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि जो पेपर लीक जैसे मामले हुए हैं जिनके चलते युवाओं में असंतोष हुआ है, वो बातें भी हैं। तो इनकी समग्र जानकारी दी है और केशव मौर्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में क्या जमीन से क्या इनपुट मिल रहे हैं, क्या क्या बीजेपी को चेंजेस करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इधर इस बीच में कुछ और भी मुलाकातें हुई हैं, जैसे कि संजीव बालियान बीजेपी के पूर्व एमपी रहे, वो भी मिले हैं पीएम से। साध्वी निरंजन ज्योति मिली हैं। दोनों ही अपना चुनाव हार गए थे। इन दोनों की भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से। तो कुल मिलाकर के यूपी का जमीनी फीडबैक पीएम को मिला और पीएम की यूपी पर पूरी नजर है। ये मुलाकातें इस लिहाज से बेहद अहम हो जाती हैं। अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में मनमुटाव है, लेकिन अब लगातार दोनों साथ दिख रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका दिवस पर पदयात्रा में दोनों साथ दिखे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर तंज कस दिया। अखिलेश ने पोस्ट किया, और आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार, कई हैं सवाल। अखिलेश यादव का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। जब केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ साथ दिखे तो उस पर तंज कसते हुए, चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव का ट्वीट वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आपसी खटपट का क्या, अंदरूनी बात दब गई या दबा दी गई, खत्म हुई रार तकरार या झूठी मुस्कानों से ढकी है दरार। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तंज कसा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर जानिए, डोडा एनकाउंटर में एक आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं। आतंकियों से एनकाउंटर में कैप्टन शहीद हुए हैं। डोडा के पटनी टॉप में ऑपरेशन चल रहा है। एनकाउंटर में एक आतंकी भी घायल हुआ है और सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर कि आतंकियों से एनकाउंटर में एक कैप्टन शहीद हो गए हैं। मेरे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी है? देखिए, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आर्मी के सूत्रों ने कंफर्म किया है कि कैप्टन दीपक, जो कि इस आर्मी की पार्टी को लीड कर रहे थे, डोडा में जब उन्हें खबर मिली कि पूरे एरिया को कॉर्डन करने के बाद में एक स्पेसिफिक जगह पर आतंकवादियों का ग्रुप मौजूद है, ऐसे में उन्हें जीरो डाउन किया और स्काउट के साथ साथ वो पूरी अपनी एक टीम लेकर लीड कर रहे थे और उसी समय पे उन पर फायरिंग की गई कल देर रात। और उसके बाद में आज सुबह ये
दुखद खबर आ रही है कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। कैप्टन दीपक नाम बताया जा रहा है। साथ ही दर्शकों को ये बता दें कि जो आर्मी के सूत्रों ने ये भी कंफर्म किया है कि वहां पर आतंकवादी जिस दिशा में भागे हैं जंगल में, वहां पर ब्लड ट्रेल मिला है, यानी कि खून के निशान मिले हैं, जिससे अंदाजा लगता है कि आतंकवादी भी घायल हुए हैं। वो जल्द ही उन्हें पूरी तरह से घेर कर न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जरूर मैं दर्शकों को बताऊं कैप्टन दीपक के बारे में, क्योंकि वो उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है, उन्होंने अपने जान की आहुति दी है। वो तब तक अपने जो जवान थे, सोल्जर्स थे, अपनी टीम को गाइड करते रहे, उस दिशा में बढ़ाते रहे जहां पर आतंकवादी भागे थे, उन पर गोली चलाने के बाद, और उसके कुछ समय बाद ही उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, काफी खून बह चुका था और वो वीर गति को प्राप्त। ठीक है आशीष, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।